तो हमारा जो टॉपिक था ईएमआई, उसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ और मोशनल ईएमएफ, और इनसे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह हमने प्रैक्टिस कर रखे हैं। और ये भी हमने देख रखा था कि फैराडेज लॉ में जो ईएमएफ इंड्यूस होता था और मोशनल ईएमएफ में जो ईएमएफ इंड्यूस होता था, ये दोनों के दोनों जो है सेम चीजें हैं, बस क्वेश्चन के या सिचुएशन के हिसाब से कब किस चीज का यूज करना है आपको, वो हम लोगों को डिसाइड करना होता है। ठीक है, फिलहाल आगे हमको बढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है इंडक्टर्स के बारे में, इंडक्टर्स एंड इंडक्टेंस। इंडक्टर्स और इंडक्टेंस के बारे में जो है आज हम लोगों को पढ़ना है। जैसे हमारे सर्किट एलिमेंट्स होते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, उसी तरह से सर्किट एलिमेंट होता है हमारा इंडक्टर। तो कैपेसिटर के बारे में अगर आप बात करोगे तो हमने देखा है कि कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने दोनों प्लेट्स के अंदर। उसी तरह इंडक्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है, यहाँ एनर्जी स्टोरेज ये भी करता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में। अब कुछ कहानियां समझे कि हो क्या रहा है। जैसे मान लो एक क्लोज सर्किट है, उसके अंदर आया करंट। अब करंट जब किसी क्लोज सर्किट में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी स्टेब्लिश होगी, बनेगी। और अगर उस करंट को हम चेंज करें, जो उस सर्किट का करंट था उस करंट को हम चेंज करें, तो अपने ही करंट द्वारा स्टेब्लिश की गई मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज होने लगेगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ में आ रहा है? यानी हो क्या रहा है कि अपने खुद के करंट की वजह से खुद का फ्लक्स चेंज हुआ, और खुद के फ्लक्स चेंज होने की वजह से खुद के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस नाम ही है, सेल्फ इंडक्टेंस इसका नाम ही है कि मतलब खुद की करंट की वजह से जो है फ्लक्स में चेंज आए, खुद के करंट के चेंज होने की वजह से फ्लक्स में चेंज आए और उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हमको सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर पढ़ना होता है। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया कि जो फ्लक्स स्टेब्लिश हो रहा है, जो फ्लक्स बन रहा है, वो किसकी वजह से बन रहा है, खुद के करंट की वजह से बन रहा है। जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से बन रहा है। एक बात समझ में आई? यानी कि जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, करंट पे, जो सर्किट के अंदर करंट है। ठीक है, अच्छा अब ये भी बात समझिए कि अगर ये करंट चेंज होता है, ये करंट चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये क्यों इंड्यूस होता है? लेंज लॉ के मुताबिक जो है ये ईएमएफ इंड्यूस होता है टू अपोज द चेंज ऑफ करंट। चेंज ऑफ करंट को अपोज करने के लिए जो है ये ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस कब होगा? जब करंट चेंज होगा। मतलब क्या था, सिंपल सा समझना। मतलब सिंपल सा ये है कि भाई जो फ्लक्स है सर्किट के अंदर, कोई सर्किट क्लोज सर्किट है जिसमें बैटरी लगी हुई है, उसके अंदर फ्लक्स कब आएगा? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। फ्लक्स कब आएगा? जब मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मतलब ये जो फ्लक्स है ये करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि वहां पे जो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, अगर सर्कुलर जो है कॉइल्स हैं और नंबर ऑफ टर्न्स जो है n है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, और एक से फ्लक्स पास हो रहा है फाई, तो n नंबर ऑफ टर्न्स से कितना फ्लक्स पास होगा? n फाई। मतलब इसका क्या है कि टोटल फ्लक्स जो होगा, जिसको हम n फाई कह रहे हैं, that n फाई will be directly proportional to current, खुद का करंट। और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम L लगाते हैं। क्या लगाते हैं? L। दिस L इज अ कांस्टेंट जिसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। कभी कभी क्या ये इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोला जा सकता है। इसको हम
सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्यों आया वो समझ में आया कि सर्किट क्लोज सर्किट है, खुद की करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश हुआ और करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स में चेंज आया और फ्लक्स में चेंज आने की वजह से जो है ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो सारा कारनामा किसकी वजह से हो रहा है? खुद की करंट की वजह से हो रहा है। इसीलिए जो टोटल फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वो एल आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं या सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ये इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है, पहली बात तो ये इंडक्टेंस जो होगा, सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है, करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो एल वैसे भी एल कांस्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी होगा। यूनिट जो होती है उसको हम हेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी, ठीक, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस। ठीक है, तो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? हेनरी, जिसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी मदद से अगर आप देखोगे तो एल को आप लिख सकते हो एन पाई अपॉन आई। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस को आप डिफाइन कर सकते हो कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम क्या कहेंगे? जो है इंडक्टेंस। तो हेनरी का मतलब आप सीधे ये भी कह सकते हो कि फ्लक्स का क्या होता है? वेबर, और करंट का क्या होता है? एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर जो होता है ये भी क्या बोला जाएगा? हेनरी के ही बराबर बोला जाएगा। ये बात क्लियर है। ये टोटल जो फ्लक्स है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ था, क्योंकि फ्लक्स जो है वो इसी करंट की वजह से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यही करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश कर रहा है। ठीक, अब जरा समझिएगा बाबू, ये जो करंट है, अब इस करंट को हम चेंज करते हैं। तो टू अपोज दिस चेंज, इस करंट को चेंज, इस करंट के चेंज को अपोज करने के लिए एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है स्टैब्लिश होगा। और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है किसकी वजह से आ रहा है? वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है चेंज इन करंट की वजह से। ठीक है, चेंज इन करंट की वजह से आ रहा है। तो यहां जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो, ये जो ई है ये ईएमएफ आप कह लो, ईएमएफ है जो हम पढ़ते हैं। ये जो ई है ये क्या आता है? प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो माइनस एल डी आई बाई डी टी करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी की जगह एल लगता है। माइनस साइन क्यों लगा है? सबको पता है माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है? लेंज लॉ। दिस ईएमएफ विल अपोज द चेंज इन करंट। मतलब एक चीज समझना बाबू, यहां से ये इंडक्टेंस इंडक्टेंस सब्जी आप नाम ले लिए, कुछ जैसे रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, तो कैपेसिटेंस किसका होता है? कैपेसिटर का। रेजिस्टेंस किसका होता है? रजिस्टर का। तो इंडक्टेंस किसका होगा? इंडक्टर का। मतलब यहाँ पे एक जो है सर्किट एलिमेंट होगा जिसका नाम होगा इंडक्टर। वो इंडक्टर क्या करेगा? वो इंडक्टर अपोज करेगा किस चीज का? करंट के चेंज का। ठीक है, जैसे समझ में आ रहा है? करंट के चेंज का क्या करेगा? वो अपोज करेगा। ठीक है, इंडक्टर। ठीक, तो इंडक्टर जो है वो अपोज करने के लिए, करंट के चेंज को अपोज करने के लिए वो क्या करता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है जनरेट करता है। आप ये कह सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस करता है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो यही होती है। ठीक है, अब ये सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो सर्किट में मास्टर साहब ये इंडक्टर की तरह काम कौन कर सकता है? तो सर्किट में जो है सर्कुलर कॉइल को भी आप इंडक्टर की तरह ले सकते हैं, या आप सोलेनॉइड को ले लें। इंडक्टर का जो सिंबल होता है, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल आपको पता है, रजिस्टर्स का सिंबल आपको पता है, कैपेसिटर्स का सिंबल आपको पता है, तो इंडक्टर्स जो होते हैं उनका जो सिंबल होता है वो सोलेनॉइड की तरह होता है। इसी को क्या कहते हैं? इंडक्टर। और ये इंडक्टर का इंडक्टेंस होगा एल। ठीक है, तो इतनी कहानी आई होप समझ में आई होगी। ठीक, तो ये जो है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का सब कुछ है। तो लिखने की जरूरत नहीं, लिखो मत, सारी चीजें व्यवस्था है लिखने के लिए, अभी तो बस समझो। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब यार कई बार ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि एक ऐसा जो है फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट हेनरी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन बताइए। समझ रहे हो कि नहीं? तो घुमा फिरा के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हेनरी जब पता होगा किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है तो सब समझ में आएगा ना, इंडक्टेंस का।
अब उसका डायमेंशन बताइए, मतलब वो इनडायरेक्टली तुमसे देखना चाह रहे कि तुमको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, मतलब n फाई बाई आई। अब फाई का भी तुमको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, क्योंकि इतने आसानी से तुम निकाल ही नहीं सकते, है ना। डायमेंशन फाई का फॉर्मूला पता होगा b इंटू एस, फिर s का तो चलो डायमेंशन निकल जाएगा, b यानी मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायमेंशन कैसे निकाल, तो फिर b का कोई फॉर्मूला पूछेगा आसान सा, जिसका जो है डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ध्यान देना है। तो अब अगला जो है हमारा समझिएगा, जैसे अगर मैं इंडक्टर बनाऊं, ये इंडक्टर बनाया, इसमें करंट आई दौड़ रहा है और ये आई है कांस्टेंट, आई क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आई यानी कि करंट चेंज हो ही नहीं रहा है। करंट का चेंज ना होना मतलब इंडक्टर अपोज करेगा ही नहीं, प्लेन वायर की तरह काम करेगा। मतलब जो है करंट अगर कांस्टेंट होता है, या आप कह सकते हैं डीसी करंट होता है, तो इंडक्टर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये अपोज नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को ए माने, इस पॉइंट को बी माने, तो वीएबी की वैल्यू हो जाएगी जीरो। वीएबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। वीएबी मतलब समझ रहे हो ना, वीए माइनस बीबी। ठीक, अब समझना, यहाँ पे ये करंट है, दिस करंट इज इंक्रीजिंग, करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब रेट ऑफ दिस करंट इज ग्रेटर देन जीरो। समय के साथ जो करंट का रेट है वो क्या है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि पॉजिटिव। मतलब ये भाई साहब अपोज करेंगे, अब क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ठीक है, तो ये भाई साहब अपोज करेंगे, मतलब करंट इधर इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीज ना हो इसके लिए ये इधर की तरफ जो है तो करंट प्रोड्यूस करना चाहेंगे, जिसके लिए इनको बैटरी बनना पड़ेगा, इस तरह की कुछ बैटरी। मैं बता रहा हूँ इंडक्टर जो है बिहेवियर कैसा है, ये अपोज करेगा कैसे। तो ये करंट इंक्रीज कर रहा है, तो ये करंट इंक्रीज ना करे इसलिए ये इंडक्टर चाहेगा कि भाई साहब इधर की तरफ कुछ प्रोड्यूस कर दिया जाए, जिससे ये करंट की वैल्यू सप्रेस हो जाए और अपने कांस्टेंट वैल्यू से फ्लो करे। इसलिए जो है इस तरह की पोलैरिटी स्टेब्लिश करेगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बैटरी की तरह काम करेगा। और ये बैटरी का ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो होगा एल डी आई बाई डी टी। मैं साइन नहीं ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, इसकी बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। अभी साइन डिसाइड करेंगे, कभी भी साइन ये रटिएगा मत, लॉजिकल तरीके से जो है ये सब डिसाइड करना है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो आया, मतलब इसको आप ए बोलें, इसको आप बी बोलें, तो पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीबी अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, एक काम करो किरचॉफ लॉ पढ़ के आए हुए हो, ए से लेकर के बी तक चले जाओ, बैटरी की पोलैरिटी डिसाइड कर लेना कि कैसे बनना है। तो वीए से हमने चलना शुरू किया, वीए से जब चलेंगे तो ये इंडक्टर के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप होगा या गेन होगा, वो हमको चेक करना है। तो पता चला ये बैटरी इस तरह की है, हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब बट ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी दिस विल बी कितना, एल डी आई बाई डी टी। कितना, एल डी आई बाई डी टी। कहाँ पहुंच गए बेटा, वीबी, तो वीए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी आई यार, एल डी आई बाई डी टी। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो आया इस इंडक्टर के अक्रॉस वो कितना आएगा, हायर पोटेंशियल पे ए होगा, लोअर पोटेंशियल पे बी होगा। ठीक, तो कैसे पोटेंशियल ड्रॉप होता है समझ में आ रहा है। सर्किट्स के अंदर जो है आपको रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर दे दिया तो पोटेंशियल ड्रॉप आप समझ सकते हो। रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो होता है आई आर, होता है ना, और कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो होता है क्यू बाई सी, होता है कि नहीं होता है। उसी तरह इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। पोटेंशियल गेन भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग कि आप किधर से किधर जा रहे हो और साइन क्या है। ठीक, इनकी बात की जाए, ये भाई साहब की बात की जाए कि इसमें करंट ऐसा दौड़ रहा है और यहाँ करंट जो है डिक्रीजिंग, करंट क्या है, डिक्रीजिंग। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इधर के डायरेक्शन में करंट डिक्रीज करने लगा, ये इंडक्टर बोलेगा ओ चेंज हो रहा है, चेंज होने नहीं दूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे कैसे चेंज हो जाओगे, ये करंट डिक्रीज ना हो इस डायरेक्शन में, इसलिए भाई साहब ये क्या करेंगे, एक बैटरी जैसा बिहेव करना शुरू करेंगे। ठीक है, ताकि इधर की तरफ एक करंट जो है जो क्या हो जाए, इसको सपोर्ट करने लगे कि ये डिक्रीज ना हो। मतलब वो ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी। अभी देखेंगे कि ईएमएफ निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ये पॉइंट बी है। अभी बैटरी की पोलैरिटी हमने डिसाइड कर ली, वीए से चलना शुरू करो, इधर से इधर जा रहे हो तो क्या होगा, गेन होगा, कितना, एल डी आई बाई डी टी। कहाँ पहुंच गए, बी पे, तो वीए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी है बेटा,
VA माइनस VB की वैल्यू आई माइनस L DI बाई dt, आई कि नहीं आई? तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप आया E की वैल्यू आई वो आ गई माइनस L DI बाई dt। तो कभी कंफ्यूज मत होना यार, ठीक है। बाकी ये तो पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह आ गया, सब कुछ आ गया, L की वैल्यू दे रखी होगी, DI बाई dt की वैल्यू दे रखी होगी, DI बाई dt की वैल्यू प्लस माइनस तुमको क्वेश्चन में दिया रहता है, वो सब साइन के साथ लोगे, ठीक। बस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे है, तो कैसे ये इंडक्टर बैटरी की तरह बिहेव करता है वो आपको क्लियर। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो यार, कोई ऐसा जिसको डाउट? बताएं सर। सर आई डिक्रीज करंट डिक्रीज कर रहा है थर्ड वाले सर्किट में, तो हाँ। जब हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो वो तो और डिक्रीज कर देगा इसमें। देखो करंट डिक्रीज कर रहा है तो इंडक्टर का काम ये है कि वो भैया ना इंक्रीज करने देगा ना डिक्रीज करने देगा। तो डिक्रीज कर रहा है तो इंडक्टर कहेगा तुमको डिक्रीज हम करने देंगे नहीं, तो इसको सपोर्ट करने लगेगा, मतलब इस तरह का बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा कि इधर करंट डिक्रीज करने लगा तो ये सपोर्ट कर जाएगा। सपोर्ट करने के चक्कर में क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करा देता है, ठीक है। तो यही बस ये इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब ये जनरेट कराने के बाद क्या होगा वो सर्किट्स में देखना होता है। अभी ये फिलहाल ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। हाँ ठीक है। तो ये सब लिखेंगे कैसे मास्टर साहब, तो उसकी व्यवस्था जो है हुई है, आप जरा देखें, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टर्स की बात करें, सारी कहानी लिखी हुई है। देखो डिफिनीशन बोल रहा है कि भैया ये है वही चीज है, टोटल जो फ्लक्स होता है सर्किट के अंदर वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एल लगाते हैं, ये वो टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट को जो है इंडक्टेंस कहते हैं, हेनरी होता है एसआई यूनिट, ठीक है। और भी बातें हैं, इसको जो है आप वेबर पर सेकंड भी कह सकते हैं एल को, है ना। तो वो सारी चीजें भी दिखा दिया मैं। फिर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है लेंज लॉ से, जो लेंज लॉ से इंड्यूस होता है वो चेंज इन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का क्या है, या जो है नेगेटिव साइन देखो बता रहा है कि लेंज लॉ बता रहा है, तो एल की वैल्यू ये आ जाती है। तो यहाँ से एल का जो डिफिनीशन आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब ईएमएफ अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को हम एल कहते हैं, ठीक। ये सिंबल होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है वो मैंने बताया। हाँ एक चीज बाबू, एक चीज याद रखना, ये जो कोई पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर कि कहीं भी n नंबर ऑफ टर्न्स है, कोई कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं एक साथ टाइटली जो है बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड है, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी मैं प्रूफ करा दूंगा, ठीक है। तो ये बस आप ये भी याद रखिएगा, सब पॉइंट्स हैं, ये छाट छाट के लिखना होता है नोट्स, तो ध्यान देना, ठीक है। वही ये कहानी मैं बताया हूँ, ये सब कहानी बताया हूँ। देखो जरा, कांस्टेंट करंट है तो डी आई बाई डी टी जीरो होगा, मतलब कि कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा इसके तरफ। अगर करंट इंक्रीजिंग होगा तो वी ए बी कह रहा है, वी ए बी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जब इंक्रीज कर रहा था तो यहाँ देखो ये इंक्रीजिंग के केस में वी ए माइनस वी बी देखो पॉजिटिव आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वी ए बी जो है पॉजिटिव होगा, वी ए बी मैंने बताया वी ए माइनस वी बी, ठीक है, पहले बता रखा है। इसी तरह अगर डिक्रीजिंग करेगा तो वही सारी बातें हैं, ठीक है। तो यही सब करना है, ये सब वही फिगर को एक्सप्लेन किया, जो मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ वो क्या सारा वही एक्सप्लेन किया, पढ़ लीजिएगा, ठीक। अभी ये सर्किट बनाया हुआ है कि इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाना है भाई साहब, सर्किट बनाया है इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाना है। देखो अगर मान लो हम यहाँ से चलना शुरू करें, मान लो यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ से आप चले प्लस ई हुआ, देखो यहाँ प्लस ई हुआ है, फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई आर हो रहा है, आई आर हो रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो है करंट, यहाँ मान रहा है कि करंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, करंट इंक्रीज कर रहा है, तो ये पोलैरिटी देखो, इधर पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी, इधर नेगेटिव पोलैरिटी आएगी। तो जब हम यहाँ से यहाँ भागेंगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा, फिर हम यहीं पहुंच जाएंगे। तो वही किया हुआ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ एक न्यूमेरिकल इसको करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल पढ़िए, आसान सा है, पढ़िए करिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई इंडक्टर है, या कोई इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस जो है आपको दिया हुआ है 0.54 हेनरी, इसके करंट की डायरेक्शन दे रखी है जो कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है। चलो, तो आपको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना था, और विच इन, आसान तो है यार। सबसे पहले तो एक बात बताओ, इसमें पोलैरिटी कैसे डिजाइन करेगा ये, अगर इधर की तरफ डिक्रीज कर रहा है, अगर आपके राइट टू लेफ्ट डिक्रीज कर रहा है तो ये ईएमएफ एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कराएगा जिसकी डायरेक्शन भी किधर होगी,
भाई बताओ दीपक। ए की तरफ ही होगी। हाँ मतलब जो जो हायर मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी बनाएगा वो इधर बनाएगा, और नेगेटिव पोलैरिटी जो हाँ। है वो बी की तरफ बनाएगा। ठीक है, तो आपको जो है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। आसान है, देखो यार यहाँ पे ये ऐसा था, ठीक है, ये ए है, ये बी है, इस डायरेक्शन में करंट जो है ये डिक्रीज कर रहा है। करंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो इस करंट को ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो करंट को सपोर्ट करने के लिए इसको जो है इस तरह से क्या करना पड़ेगा, एक ईएमएफ इंड्यूस कराएगा। ठीक है, तो जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एल डी आई बाई डी टी। तो ईएमएफ की वैल्यू सिंपली जो है एल की वैल्यू दे रखी है, डी आई बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है। आप ईएमएफ क्या करोगे, निकाल लोगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये देखो डी आई बाई डी टी दे रखी है और एल की वैल्यू, मैग्नीट्यूड निकालते टाइम आपको साइन वाइन की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालते टाइम कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी कह रहा है कि यार कौन सा जो है पॉइंट हायर, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो पक्का जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ए से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल बी से। तो जो ए होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा बी की। अगर कहा जाए कि वी ए माइनस वी भी निकालिए, वी ए माइनस वी भी निकालिए, ध्यान से देखो बाबू, वी ए माइनस वी भी निकालिए, तो वी ए से वी की तरफ चलना है। ध्यान दो, वी ए से वी की तरफ चलना है, तो ये वी ए हो गया, वी ए प्लस से माइनस जा रहे हैं, मतलब माइनस एल डी आई बाई डी टी कहां पहुंच गए, बी पे। तो वी ए माइनस वी क्या होगा, इसको इधर भेजना पड़ेगा, इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो वी ए माइनस वी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एल डी आई बाई डी टी। एल की वैल्यू यही है, वी ए माइनस वी, और ये क्या है, यही ई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप जब वी ए माइनस वी निकालोगे, एल की वैल्यू 0.54 हेनरी है, और डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग है, जिसकी वैल्यू आपको निगेटिव कुछ दे रखा, क्या दिया हुआ है, -0.03। तो आप डी आई बाई डी टी का वैल्यू जब रखिएगा तो साइन के साथ रखिए। ठीक है, मतलब -0.03, कुल मिला जुला के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलो ठीक है, वी ए माइनस वी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, कर देना मल्टीप्लाई यार, अरे 3 को 12 2 हाथ में है, 5 15 16, 1 2 3 4, 1 10 टू द पावर -4। ठीक है, वोल्ट, माइनस साइन है, वी ए माइनस वी जो निकालना है ये आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया सबको, ठीक है, किसी को दिक्कत, यहाँ पे ये देखो यार, ये निगेटिव आ रहा है, वी ए माइनस वी ए माइनस वी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, ध्यान से देखना। करंट माइनस में दिया था ना, डी आई बाई डी टी पहले से ही। रुक जाओ 1 मिनट समझो, वी ए माइनस वी एल डी आई बाई डी टी आ गया है ना। ठीक है, तो एल की वैल्यू रखेंगे, डी आई बाई डी टी की वैल्यू हम रख देंगे। तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, तो देखो इस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकलेगा यहाँ पे। यहाँ पे समझो वी ए माइनस वी जो आपने किया है, तो यहाँ देखिए कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ए वाला। तो जब बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे तो प्लस में ही आएगा, तो वैल्यू आप प्लस में ही लाओगे। ठीक है, कब साइन के साथ रखना होता है, जब जैसे मान लो इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ दिया होता, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो ये होता है माइनस, यही वाला देखो, यहाँ पे माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा वो 0.54 इंटू, अब डी आई बाई डी टी की जगह -0.03 आप रखोगे। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो तो डी आई बाई डी टी को साइन के साथ रखना है, और बाकी जब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है तो आपको जो है डिसाइड करना है कि कौन सा पोटेंशियल बड़ा है, हायर पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है, ये बात ध्यान देना। इंड्यूस्ड ईएमएफ जब पूछेगा तो आपको डी आई बाई डी टी जो है साइन के साथ रखना है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, वी ए माइनस वी पूछा तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। अगर मान लो वी माइनस वी पूछा होता तो निगेटिव आता, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कौन सा पोटेंशियल बड़ा है, कौन सा पोटेंशियल छोटा है, ये बात को ध्यान देना। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो था, यहाँ कह रहा है कि आर की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, ई जो है 20 वोल्ट दिया हुआ, करंट जो है ये 2 एम्पियर दिया हुआ है, दिस करंट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ -1। अच्छा ठीक है,
VAB निकालना है, मतलब A से B तक चल जाना है यार, VA माइनस VB निकालना है। चलो भाई कैसे करोगे, देखो सर्किट बनाते हैं। करो। यहाँ पे देखो करते हैं, सर्किट क्या है, ऐसा है रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर, यहाँ पे लगी है बैटरी और बी पे पहुंच गया। ठीक है, अब बाबू ध्यान से देखना, करंट इस डायरेक्शन में है, आर है, एल है, ई है, सबकी वैल्यू दे रखी है। डी तो ये आर की वैल्यू क्या दे रखी है, ये देखा जाए जरा। ये आर की वैल्यू दे रखी है 10 ओम। ठीक है, एल की वैल्यू क्या दे रखी है 5 हेनरी, और ई की वैल्यू दे रखी है 20 वोल्ट। अब बाबू देखो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए ध्यान से देखिए, आपको VAB निकालना है। VAB का क्या मतलब है, VAB का मतलब है VA माइनस VB। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे करंट क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो इंडक्टर होगा ये इस करंट को सपोर्ट करेगा ताकि ये डिक्रीज ना करे। मतलब ये जो सर्किट है हमारी, ये जो सर्किट है ये मॉडिफाई होगी। आप सिंपल मॉडिफाई करो, साइन वाइन का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, सिंपल मॉडिफाई करो, ये सर्किट जो है इस तरह से बिहेव करेगी। ये बड़ा था ना, हायर पोटेंशियल पे था, बाकी हम बी पे पहुंच गए। इसके अक्रॉस जो ये आर है, एक मिनट, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये आर है, ये एल था हमारा, और ये ई दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अगर मान लो हमको ए से बी तक चलना है, हम चलें, ये कैसे आया ये आपको डिसाइड करना है, करंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख के। ठीक है, कि अगर डिक्रीजिंग हो है तो ये सपोर्ट करेगा, मान लो ये इंक्रीजिंग रहता तो इसको अपोज करता है, ये तो ये पॉजिटिव हो जाता, ये निगेटिव हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, आपको ए से बी तक चलना है, बी ए से चले, जब करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप यानी IR। बाकी यहाँ एक बैटरी हमने फॉर्म कर लिया है, इमेजिनरी है, ऐसा कुछ होता नहीं लेकिन हमने बना लिया, निगेटिव से पॉजिटिव यानी कि प्लस हो रहा है कितना, LdI/dt। ठीक, फिर यहाँ पहुंचे, इसके अक्रॉस माइनस ई, कहाँ पहुंच गए, बी पे। अब यहाँ ध्यान देना है कि गुरुजी ये बताइए, ये जो DI/dt हम रखेंगे, इसको ये माइनस के साथ रखेंगे कि उसके बिना रखें। तो कभी भी जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, जैसे VA माइनस VB, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल ऐसा निकालना हो, तो आपको जो है बस मैग्नीट्यूड रख देना है, क्योंकि आपने बैटरी की पोलैरिटीज ऑलरेडी डिजाइन कर ली हैं। बैटरी की जो पोलैरिटीज है यहाँ पे वो ऑलरेडी डिजाइन कर लिया आप। लेकिन जैसे मान लो EMF पूछा होता है कि यार इंडक्टर के अक्रॉस EMF कितना इंड्यूस होगा, तो इक्वल्स टू माइनस LdI/dt होता है। तो माइनस था वो भी रखते, एल भी रखते, DI/dt को भी अपने साइन के साथ रखते, तो वो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू आती है। लेकिन जब भी आपको ए से बी तक जाना है तो आप ऐसे जाइए, और ये बैटरी आपने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया प्लस माइनस ऐसा करके। तो ये जो है हम देख रहे थे, तो यहाँ पे जो है मैंने समझाया कि आपको जो है DI/dt जो है, जैसे यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो ए से बी तक, तो जब आप ये DI/dt की वैल्यू लोगे तो केवल मैग्नीट्यूड यूज करो जब भी टर्मिनल पोटेंशियल्स वगैरह निकालने हो। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमने क्या किया है, बैटरी की पोलैरिटी डिसाइड कर। लेकिन जब जैसे पूछता कि इंड्यूस्ड EMF बताओ, इंड्यूस्ड EMF इंडक्टर के अक्रॉस बताओ, तो ई क्या होता है, माइनस LdI/dt। तो इंड्यूस्ड EMF में माइनस जो था वो भी लेना है, एल लेना ही है, DI/dt को भी साइन के साथ रखना है, तो वो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ जब आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे इस तरह का कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक पोटेंशियल ड्रॉप निकालो, तो बैटरी डिसाइड कर लो। ठीक है, उसके बाद जो है हम करेंगे। अब अगर आप देखोगे यहाँ से VA माइनस VB निकालोगे, बी को इधर भेज दो, बाकी सबको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, IR प्लस E माइनस LdI/dt, सबको उधर हमने भेजा। IR करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ, कुछ दिया है क्या करंट, 2 दिया है क्या, हाँ 2 एम्पियर दिया है।
करंट की वैल्यू 2 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है, तो करंट की वैल्यू 2 एम्पियर दिया हुआ है, तो 2 इंटू रेजिस्टेंस का दिया हुआ 10 प्लस ई की वैल्यू दे रखी है 20 माइनस एल, यही एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। यहीं पे ध्यान देना है कि डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या रखे हैं, -1 रखे कि 1 रखे, तो अभी आप मैग्नीट्यूड केवल रख के निकल लोगे, ठीक है, केवल और केवल जो है मैग्नीट्यूड रख के निकलोगे। यहाँ बैटरी की पोलैरिटी ऑलरेडी डिसाइडेड है, आंसर क्या आएगा 20 + 20 - 5 यानी कि 40 मतलब 35 वोल्ट। कितना आएगा 35 वोल्ट, तो 35 वोल्ट आएगा यहाँ पे V माइनस VB की वैल्यू, ठीक। तो ये ध्यान देना है कि 35 वोल्ट हमारे पास आ गया। तो वैसे भी अभी ये क्वेश्चन इस तरह के हो जाएंगे, ठीक है। अब और देखा जाए, और कोई क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन आप करके आइएगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन करके आइएगा। अब जरा एक चीज देखते हैं कि भाई जो सोलेनाइड होता है हमारा आइडियल सोलेनाइड, उसके अक्रॉस जो है इंडक्टेंस कितना होता है, आइडियल सोलेनाइड के अक्रॉस जो है इंडक्टेंस कितना होता है, ध्यान से समझना, बहुत आसान, बहुत आसान, इंडक्टेंस अक्रॉस आइडियल सोलेनाइड बताना है। यानी हम जानते हैं, अच्छा ये प्रियंका आवाज जा रही है क्या क्लियर? तो यहाँ पे जो है हम जानते हैं कि फाई जो होता है वो क्या होता है एल आई, ठीक है। मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हम n फाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। यहाँ से l की वैल्यू क्या आएगी n फाई बाई आई आएगी, ठीक है, ठीक। अब जो है यहाँ पे पहले तो हम देखें कि ये फ्लक्स है, सोलेनाइड के अंदर कितना फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है वो होता है bs cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 0 क्यों हो जाएगी भाई? क्योंकि S और B, S जो है वो क्या है, अरे भाई सोलेनाइड यही होता है ना, तो S जो है इधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही लगता है, एंगल 0, तो यानी कि cos 0 वैल्यू हो गया हमारा 1, तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी bs, n फाई की वैल्यू कितनी आएगी nbs, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। n b की वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट ni इंटू एस, ठीक है, म्यू नॉट ni इंटू एस, यहाँ पे n, ठीक, बाकी म्यू नॉट स्मॉल n की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, और ये s, यहाँ से कुल मिला जुला के म्यू नॉट n स्क्वायर आई एस अपॉन एल। अरे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस समझिए, मतलब आपको अगर सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो आपके पास एक तरीका है, क्या तरीका है कि आप फ्लक्स निकालो, उसको करंट से डिवाइड कर दो, तो फ्लक्स क्या कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं bs cos थीटा से। यहाँ से हमने फ्लक्स निकाल लिया अभी टोटल, लेकिन सोलेनाइड की बात करता तो इसीलिए सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड हमने रखा है, कुछ और बात करता तो किसी और का मैग्नेटिक फील्ड रख देता, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास आया, इसको हम यहाँ रखें तो L कितना आएगा, n फाई की जगह आप क्या रखोगे ये वैल्यू, तो म्यू नॉट n स्क्वायर आई एस अपॉन एल, आई साई कटा, तो म्यू नॉट n स्क्वायर एस एल आया, एल आया ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है n स्क्वायर पे डिपेंड करता है, प्रूफ हो गया। सेल्फ इंडक्टेंस जो है n स्क्वायर पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ शेप एंड साइज ऑफ जो है ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। सेल्फ इंडक्टेंस जो है सरफेस एरिया और लेंथ पे भी देखो डिपेंड कर रहा है, तो वही साइज और शेप पे डिपेंड करता है बॉडी के, ठीक, सेल्फ इंडक्टेंस, और नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कहा जाए कि अगर किसी सोलेनाइड में नंबर ऑफ टर्न्स 2 टाइम्स कर दिया गया तो सेल्फ इंडक्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा भाई साहब, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यही सारी ऐसे सवाल जो है घुमा फिरा के रेशियो से रिलेटेड और ये सारी चीजें पूछते हैं, ठीक। तो ये क्या आया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा यही कारनामा खत्म नहीं होता, अब देखो जरा एल म्यू नॉट, ये क्या है नंबर ऑफ टर्न विल व्हाट स्मॉल एन इनटू एल, अरे यार स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है कैपिटल एन बाई एल,
नंबर ऑफ टर्न ऐसा लिख देंगे, इसका स्क्वायर s अपॉन l। यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर l स्क्वायर s अपॉन l। ये होगा, l से एक l निपटा। ये क्या है बाबू, देखो जरा, म्यू नॉट n स्क्वायर ls। व्हाट इज दिस ls? लेंथ इनटू सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, सोलेनोइड का। यानी कि वॉल्यूम के टर्म में भी जो है आपसे सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। म्यू नॉट n स्क्वायर जो है n स्क्वायर v, ठीक है। ठीक, तो ये ध्यान देना है। कोई परेशानी इसमें किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, तो प्रूफ लिखने की व्यवस्था मैंने कर दी है। कोई दिक्कत हो किसी से पूछ सकते हो। अब हमको देखना है कि इंडक्टर्स के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। मैं बता रहा हूं, मेंस हो या नीट हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस बशर्ते ये फॉर्मूले जितने हैं आपको ध्यान देने हैं। जेमेंस में थोड़ा घुमा देगा, उसमें दूसरा चैप्टर इंक्लूड कर देगा। नीट का यही नियम है भाई साहब, सारे फॉर्मूले याद हैं तो नीट का क्वेश्चन फंसेगा नहीं, इसकी गारंटी। ठीक है, लेकिन एक समय पे एक साथ सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर ऑन एन एवरेज अगर एक चैप्टर में जो है आपको बोला जाए कि एक चैप्टर में जो 10 फॉर्मूले होंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो बहुत सारे हैं, मैग्नेटिज्म में बहुत सारे हैं, लेकिन 10 मान के चलते हैं, तो जो है कुल मिला जुला के 32 चैप्टर माने, 32-33 चैप्टर, तो 320-330 फॉर्मूले होंगे। तो कुल मिला जुला के 500 मान लो एक एवरेज, मतलब एक होगा 500 होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है पूरे फिजिक्स में। अरे भाई म्यूट करो, लो मैं ही कर देता हूँ। चलो, तो अगर एक साथ जो है आपका सारा का सारा फॉर्मूला याद है तो 45 में से मैं गारंटी लेता हूँ 40 क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला आपको सारा याद है, ठीक है, आएगा। ठीक है, बस उसमें क्या है कि कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो सब एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं। ठीक, तो नीट तो मतलब एकदम पेपर आउट है। ठीक है, नीट एकदम पेपर आउट है, थोड़ा लेंदी है। जेईई मेंस लेंदी नहीं है तो थोड़ा घुमाऊ है, तो सबका अपना अपना है। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है, प्योर सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, वो जेईई मेंस हो या नीट हो, आपका सिलेक्शन कोई रोक पाएगा नहीं। ठीक, बस सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब कि आप कह सकते हैं रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए, कि मैंने देखा, ऑब्जर्व किया और रिएक्ट किया, वो बहुत उस स्पीड के साथ भी आप करोगे और गलती ना हो, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान दें, कुल मिला जुला के 75 क्वेश्चन होता है जेईई मेंस, उतना तो ये बायो वाले 90 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जेईई मेंस के हिसाब से इनके पास अकेले आता है, तो ये ध्यान दें। लेकिन एक चीज है कि सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, मैथ वाले रट नहीं पाते हैं इसीलिए कम है, बाकी इनको दिमाग दौड़ाना है। तो सिंपल आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें, फालतू जो है भटकना नहीं है। ठीक, अभी जैसे मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत ढेर सारी चीजें हैं, मेंस में मैं पढ़ाता हूँ नो डाउट, लेकिन जैसे अभी फिलहाल जो है नीट वाले बच्चे इसमें बहुत ज्यादा है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, किताब देखिए। लाइक जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स की बात करें, या एलआर सर्किट होता है। ठीक है, एलआर सर्किट इंडक्टर एंड रजिस्टर का सर्किट मिला के जो है डीके एंड ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आरसी सर्किट एक होता है। ठीक, तो उसी तरह एलआर सर्किट होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें देख के घबराना नहीं है और जो है परेशान हो जा रहे हैं। और जैसे एक चीज होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है, जो अभी लास्ट टाइम जो टेस्ट हुआ था उसमें आया था क्वेश्चन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये सब सिलेबस में है नहीं, नीट वाले आएगा भी नहीं, इसका गारंटी मैं ले लेता हूँ। लेकिन ठीक है, जब हमारे पास टाइम होगा तो पढ़ेंगे जरूर। ठीक, लेकिन फिलहाल जो है हमको अपने एनसीईआरटी के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से चलना है। तो सिलेबस ही आपको पूरा कंप्लीट 100% तैयार हो तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको कॉलेज जाने से, और कॉलेज जाने से ही नहीं, अच्छे कॉलेज जाने से। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। फिलहाल आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, कि कितना इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान देना बाबू, हम जानते हैं, फटाफट मैं प्रूफ करा देता हूँ, लिखने का तरीका आपको पता है। ठीक, पावर क्या होता है, वर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। और पावर क्या होगा भाई साहब, पावर होगा पोटेंशियल इनटू करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कह लो आप पोटेंशियल को, वीआई जानते हो, बचपन में पढ़े हो पावर, वीआई क्लास 10।
तो पोटेंशियल इनटू करंट पावर की वैल्यू होती है। लेकिन अगर आप भैया यहाँ की बात करें ईएमआई की, यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट, तो भाई साहब ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ पे आई आएगा, ये किसकी वैल्यू है, डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक, कटता नहीं है नियमतः कटता नहीं है, लेकिन जो है मैं तुमको समझाने के लिए इस चीज को मैं इस तरह से इससे काट रहा था, कटता नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको डी डब्ल्यू एल डी आई और आई, अरेंज कर लो, एल आई डी आई डी डब्ल्यू। ये क्या है, ये स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल रेट ऑफ चेंज जो हुआ है करंट के अंदर, ठीक है, वो करंट जो चेंज कर रहा है वो, अच्छा आखिर चेंज कौन करेगा, बैटरी। तो करंट को चेंज करने में बैटरी क्या करेगी, कार्य करेगी, और वो अच्छा नेगेटिव भी है, सॉरी यार ये माइनस भी है, ठीक है माइनस भी है, ठीक। तो करंट को चेंज करने में कार्य करेगी बैटरी। तो छोटा करंट चेंज करने में, छोटा सा करंट चेंज करने में छोटा सा वर्क किया, तो टोटल वर्क जो आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, यानी बेटा इंटीग्रेशन माइनस एल आई डी आई बाई डी टी, सॉरी डी टी कहां ये, तो साहब जी ये हो गया बाहर माइनस एल, क्योंकि करंट जो है करंट को करेगा इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा भाई साहब, आई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। आप 0 से आई तक ले सकते हो, 0 से डब्ल्यू तक ले सकते हो, लिमिट लगा लो तो ये ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे क्या रहता है, माइनस हाफ एल आई स्क्वायर। व्हाट इज दिस, ये क्या है, वर्क डन जो बैटरी ने किया है या एक्सटर्नल एजेंट ने किया है टू चेंज द रेट ऑफ करंट, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं रेट ऑफ करंट जो है, मतलब कि करंट को चेंज करने में, इंक्रीज या डिक्रीज करने में जो वर्क हुआ होगा वो होता है माइनस हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि बैटरी वगैरह जो है ये जो वर्क करते हैं ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, कंजर्वेटिव। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। तो आपको पता होगा कि भैया जो वर्क डन होता है डी डब्ल्यू आर वो माइनस ऑफ डी यू होता है, माइनस ऑफ डी यू होता है, ठीक है। एक काम करिए, थोड़ा सा स्टेप जो है मैं फिर से मिटाता हूँ, आएगा यही, जरा 1 मिनट रुकना, ये समझाना यहाँ जरा आसान होगा। देखिए कंजर्वेटिव नेचर का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो वर्क करेगा बैटरी वो क्या होगा, हम जानते हैं कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस जो वर्क डन होता है वो माइनस डी यू होता है कि नहीं, वर्क एनर्जी पावर याद होगा। तो यहाँ पे आप डी यू की जगह माइनस डी डब्ल्यू की जगह माइनस डी यू रख सकते हैं, माइनस एल आई डी आई, माइनस माइनस निपटा, डी यू की वैल्यू कितनी आई, एल आई डी आई। ये स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, जो वर्क किया था किसने, बैटरी ने, वो इंडक्टर के अंदर क्या हो गया, स्टोर, ठीक। तो टोटल एनर्जी स्टोर की वैल्यू अगर बात करें, टोटल एनर्जी स्टोर की बात करें, तो यू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एल आई डी आई, यानी एल आई स्क्वायर बाई, तो यू की वैल्यू कितनी आई, यू की वैल्यू आ गई हाफ एल आई, हाफ एल आई स्क्वायर। ये इंडक्टर के अंदर स्टोर एनर्जी की वैल्यू होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है, जरा ध्यान दें, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक। अगर हम सोलेनाइड की बात करें, अगर हम सोलेनाइड की बात करें तो यू जो हो जाएगा हाफ एल की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाले हो, क्या था, म्यू नॉट एल एल वी, अरे सॉरी हाँ एन स्क्वायर एस अपॉन एल। ये एल की वैल्यू आई थी इसके लिए सोलेनाइड के, नहीं ये एल दूसरा है, लेंथ वाला एल, ठीक है। बाकी आई स्क्वायर यही था ना, ठीक है। तो एक काम करिए, यहां आप देखोगे, एक काम करो, म्यू नॉट
n की जगह हम स्मॉल n इंटू एल रख सकते हैं, एन एल स्क्वायर एस अपॉन एल आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर एस आई स्क्वायर अपॉन, बोलो भाई, एल, एल से एल निपटा, तो हाफ, ध्यान से, क्लियर एकदम, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर एल एस, यही आया। दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनोइड। हाफ न्यू नॉट, कुछ किया नहीं हमने, कुछ किया नहीं, ये रटना थोड़ी है भाई साहब, आपको ये पता है हाफ एल आई स्क्वायर जो है टोटल एनर्जी होती है इंडक्टर के अंदर। अगर आप सोलेनोइड ले लें तो सोलेनोइड का जो इंडक्टेंस होता है वो ये होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, और वॉल्यूम के टर्म में भी याद करना पड़ेगा, अभी कराए हम। तो इसको जब रखोगे तो ये फाइनल जो है हमारा रिलेशन आएगा। कहानी खत्म नहीं हुआ है, अभी देखना। अब देखो, न्यू नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है, शायद तुम्हें भी आ रहा हो। हाफ न्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर एल एस अपॉन न्यू नॉट, भाई का वाह, क्या है, बी स्क्वायर, किसका, सोलेनोइड का। अरे म्यू नॉट एन आई है, म्यू नॉट एन आई है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर, उसी का सबका स्क्वायर है, यानी यू की जो वैल्यू आई वो आ गई बी स्क्वायर एल एस अपॉन न्यू नॉट। आई ये टोटल एनर्जी आती है, क्या आती है, टोटल एनर्जी सोलेनोइड। एक टर्म होता है बाबू, अच्छा ये मैग्नेटिक एनर्जी है, यही मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है सोलेनोइड के अंदर। ये क्या होती है, टोटल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर। अब एक टर्म आता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दीपक क्लियर है आवाज? हाँ सर, ठीक है, हाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, समझो, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। जैसे याद होगा हमने जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी निकाल रखा, उसी तरह से मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये क्या होगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे जब आप करेंगे इसको स्मॉल यू से दिखाते हैं, स्मॉल यू से, ठीक है। जब आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे यही एल एस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ बी स्क्वायर अपॉन न्यू नॉट। ये आता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा, हाँ गुरुजी लग रहा है। 1 अपॉन न्यू नॉट को हम रिप्लेस कर, हाफ जैसे है वैसे ही 1 अपॉन न्यू नॉट को हम एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, मैंने बताया रेसिप्रोकल से चेंज करो, और बाकी बी को ई स्क्वायर लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की तरह दिख रहा है कि नहीं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। याद होगा आप लोगों को, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो है मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की मदद से निकाला, और जाते जाते ये बात भी लिख दिया था कि भले ही हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर निकाला है, लेकिन सबके लिए वैलिड होता है, सबके लिए, हर एक कंडक्टर के लिए वैलिड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। उसी तरह से हमने हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट जो है ये निकाला है किसके मदद से, सोलेनोइड के मदद से, लेकिन दिस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज वैलिड फॉर एवरीबॉडी, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है, ठीक, ये सारी चीजें पढ़नी है। बाकी इससे रिलेटेड ये देखें कि लिखेंगे कहाँ से सर, ये लिखेंगे आप यहाँ से, देखो हाफ एल आई स्क्वायर आया, ठीक है, तो सोलेनोइड के लिए फाइनली हमने जो है ये चीज फाइंड आउट कर लिया, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। यही कह रहा है कि ये सिमिलर है इस रिलेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक के, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत परेशान करेगा आपको, ठीक, ये सब क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, तो सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, सब फार्मूला बेस्ड है, नो डाउट, ठीक, कोई फार्मूला ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो फार्मूला बेस्ड ना हो, पहले लिखना कि दिया क्या है उसके बाद करना, ठीक है। तो ये सब नोट्स बनाइएगा। मतलब हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, इंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, और
एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर के बारे में पढ़ा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की और काम दिया मैंने, एक ही 2 टॉपिक पढ़ाया हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो हमारे पास टॉपिक्स बचेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखें तो एडी करंट बचेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस हुआ है वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ठीक है, और एसी जनरेटर वो हम एसी जनरेटर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, एडी करंट, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस 1-2 बार आपके टेस्ट सीरीज में आ गए हैं, लाइक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड या कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर से रिलेटेड, तो हम कल की क्लास में जो है, कल थोड़ा लंबा क्लास होने वाला है मॉर्निंग में ही, ठीक है, तो हाँ कल भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो है मॉर्निंग में ही क्लास होगा, तो नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तो थोड़ा लंबा क्लास होगा। कल ईएमआई खत्म करेंगे, सीधा सही है समझो, ठीक, बहुत ज्यादा टॉपिक बचा नहीं है, 1-2 टॉपिक सिंपल बचा है, मैक्सिमम हमने कवर कर लिया, ठीक। तो कल के टॉपिक में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस, कॉम्बिनेशन और जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं।